हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है और आज हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। आइए जानते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। सो अगर मैं बात करूं लेमन लैंग्वेज में तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक वैल्यू है जो कि मेरे पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करेगी। एक वैल्यू जो पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब अगर बात करूं तो मेरी क्लास में से 60 स्टूडेंट्स हैं, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि एक वैल्यू जो कि इन सभी 60 स्टूडेंट्स के स्कोर को रिप्रेजेंट करेगी तो उसको बोलेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि मेरे सोसाइटी में 1000 लोग रहते हैं, तो उन सब की एज मैं कहूँ कि 18 साल के 35 या 350 बंदे हैं। 25 साल के से 150 बंदे हैं। 35 साल के मेरे पास 200 बंदे हैं और 60 साल के मेरे पास से 300 बंदे हैं। तो ये टोटल 1000 लोगों का अगर मैं बोलूँ कि एक वैल्यू जो कि इस पूरे एज को डिफाइन करेगी, उसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर मैं बात करूं तो इसको कई तरीकों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूं। ओके, सो हियर वी गो। सो पहला तरीका है मेरा मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। आइए जानते हैं इन सब के बारे में। जैसे कि हमने पहले बात की कि पहला है मीन, इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। दूसरा है मेरा मीडियन, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। तीसरा है मेरा मोड, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये तीनों चीजें होती क्या है। ठीक है जी। तो अब जानते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। जो पहला ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि हमने बात की थी कि एक सिंगल वैल्यू टू रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा सेट। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है टू प्रेजेंट द डेटा इन अ समराइज्ड फॉर्म। अब इसका क्या मतलब हुआ? समराइज्ड फॉर्म का मतलब है कि अगर जैसे हमने पहले बात की कि मेरे पास 60 बच्चे हैं क्लास में, राइट। उनकी समरी जानने के लिए कि एवरेज क्या है, राइट, क्या उसका सेंट्रल टेंडेंसी क्या है उस पूरे डेटा सेट का। बिकॉज अगर 60 बच्चों का स्कोर्स लिखना हो एक बाय एक तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मैं एक वैल्यू बताऊं जो कि पूरे 60 बच्चों का स्कोर रिप्रेजेंट करे, so that will be more beneficial, right? So hence this is the first advantage. The second advantage of central tendency is comparison. Comparison किसका? So comparison between, say, I'll take two companies A and B. Now इसका मैं कहूँ कि प्रॉफिट क्या है, राइट। प्रॉफिट, Jan to December and here also Jan to December. How will you go ahead and do it? पहला ऑप्शन है कि एक एक महीने का प्रॉफिट डालो, जैसे 13, 14, 16, इसी तरह इसका डालो। तीसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है, सॉरी, कि इन सब का एक सिंगल वैल्यू निकाल लो। सिंगल वैल्यू निकाल लो ए कंपनी का और बी कंपनी का। अगर हमें पता लगे कि ए कंपनी का एक वैल्यू जो है वो 12 है और दूसरे का 14 है, हमें कंपैरिजन करने में ए इज लेस देन बी। हेंस दिस इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू डेटा सेट्स एज वेल।
The third objective of using this is this acts as a baseline for future statistic. So इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को कुछ कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल डिस्पर्जन, या मेरे को कैलकुलेट करना है कुछ एनालिसिस बनाने में, राइट? सो दिस कैन बी यूज्ड देयर. We will study about these two, for example, dispersion and analysis, in the future videos that we have. Okay. So if we move forward with this, uh, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैलकुलेशन ऑफ एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सो एक तो होता है अर्थमेटिक वे और दूसरा होता है लोकेशन बेसिस पे. ठीक है जी. So what is arithmetic way of calculating? The most popular way of calculating the central tendency is mean, and basis the location. Location means उस डेटा सेट में वो वैल्यू जो सिंगल वैल्यू सेंट्रल टेंडेंसी की है वो कहाँ फॉल करती है. तो उसका पहला मेथड है मीडियन, एंड दूसरा मेथड है मोड. जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में कि मीन को हम एक्स बार से डोनेट करते हैं, मीडियन को एम से, और मोड को जेड से. तो दोस्तों चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, तो देखते हैं कि मीन कैसे कैलकुलेट होता है. तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारा डेटा सेट है जिसमें प्रदीप ने 23 रन स्कोर किए, रमन ने 34, अमन ने 55, एंड अवी ने 99, 99. So let's go ahead and calculate the mean first. So mean of a data set is x1, x2, so and so forth, xn divided by n. So x1 plus x2 plus x3 plus xn. इस एग्जाम्पल में 23 प्लस 34 so and so forth plus 99 divided by n. N is the total number of data set that we have count. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divided by 9. अगर हम इन सबका सम करेंगे तो उससे हम निकाल सकते हैं कि कितना बैठता है, राइट? सो इस केस में हमारे पास जो है 534, that's the sum, divided by 9, which comes out to be 59. So x bar in our case is 59, right? अब हम चलते हैं कि मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है. मीडियन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, जिसमें n ऑड हो, मतलब टोटल डेटा की जो वैल्यूज हैं जो हमने देखी हैं उसमें ऑड हो. तो n अगर ऑड है तो उसका फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2, इसका वैल्यू. ठीक है जी. तो हमारे केस, और अगर इवन है तो n बाय 2th वैल्यू प्लस n+1 डिवाइडेड बाय 2th, और इन दोनों का डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू, राइट? सो ये इस केस में, हमारे केस में जो है n इज ऑड, लाइक वी सेड, 1 से यहां से लेके यहां तक 9 वैल्यूज हैं, राइट? सो इसका जो निकलेगा मीडियन वो निकलेगा 9+1 डिवाइडेड बाय 2, राइट? सो इस केस में 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5th. तो मीडियन जो होगा वो होगा 5th वैल्यू हमारे केस में. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो मीडियन जो है हमारा 55 है. एक चीज मैं आपको बताने भूल गया कि इट शुड बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. सो हमारा जो डेटा सेट है दैट शुड बी ईदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तभी आपका मीडियन निकलेगा. ठीक है जी. अब आगे बात करें हम मोड के बारे में.
तो मोड क्या होता है? मोड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो डेटा सेट में, राइट? तो उसको हम मोड कहते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू। तो इस केस में अगर हम देखें तो 23 एक बार आया है, रमन का स्कोर जो है 34 वो हमारा एक बार आया। अगर हम देखें तो अमन, माधव और महेश का स्कोर 55 है जो 3 बार आया है। सुशील 56 एक बार आया है, राकेश 68 एक बार आया है, किशोर 89 एक बार आया है, अभी 99 एक बार आया है। सो अगर मैं कहूं कि मोड क्या हो, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हो एक डेटा सेट की, सो मोड हमारा जो कि जी से डिनोट होता है वो हमारा 55 है। ठीक है जी। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी कंसर्न हो, कमेंट्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।